सभी को नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। तो डियर स्टूडेंट, इस वीडियो में आज हम जानेंगे कक्षा 10th की जो अर्थशास्त्र की पाठ्य पुस्तक है आर्थिक विकास की समझ, इसके पाठ संख्या 4 वैश्वीकरण और भारतीय अर्थव्यवस्था। इस पाठ का संपूर्ण सॉल्यूशन यानी कि इस पाठ के अभ्यास के जितने भी प्रश्न उत्तर हैं सभी प्रश्न उत्तरों का अध्ययन इस वीडियो के माध्यम से हम करेंगे। तो डियर स्टूडेंट, बगैर समय को खराब करते हुए शुरू करते हैं पाठ 4 वैश्वीकरण और भारतीय अर्थव्यवस्था के प्रश्न उत्तर। इससे पहले कि जितने भी पाठ हैं इन सभी का सॉल्यूशन हमने हमारे चैनल में डाल दिया है। तो शुरू करते हैं। देखते हैं सबसे पहले 1 नंबर जो प्रश्न है, वैश्वीकरण से आप क्या समझते हैं, अपने शब्दों में स्पष्ट कीजिए। तो इसका उत्तर आपको लिखना है वैश्वीकरण का तात्पर्य या अर्थ विभिन्न देशों द्वारा अपनी अर्थव्यवस्था को अन्य देशों के लिए खोलने से है तथा विभिन्न अवरोधों को हटाने से है, ताकि विभिन्न देशों के मध्य आर्थिक गतिविधियों का विस्तार हो सके, पूंजी व श्रम का स्वतंत्र रूप से आवागमन हो सके तथा विदेश व्यापार एवं विदेशी निवेश में भी वृद्धि हो सके। इस प्रकार विभिन्न देशों के बीच परस्पर संबंध और तीव्र एकीकरण की प्रक्रिया ही वैश्वीकरण है। नेक्स्ट है विद्यार्थियों, प्रश्न संख्या 2, भारत सरकार द्वारा विदेश व्यापार एवं विदेशी निवेश पर अवरोधक लगाने के क्या कारण थे, इन अवरोधकों को सरकार क्यों हटाना चाहती थी। तो इस प्रश्न का उत्तर हम देखते हैं कि स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात भारत सरकार ने विदेश व्यापार एवं विदेशी निवेश पर अवरोधक लगा रखे थे। इसका मुख्य कारण भारतीय उत्पादकों को विदेशी प्रतिस्पर्धा के से संरक्षण प्रदान करना था। उस समय भारतीय उत्पादकों की आर्थिक स्थिति सही नहीं थी तथा वे उत्पादन के परंपरागत तकनीकों का उपयोग करते थे। ऐसी स्थिति में यदि सरकार द्वारा विदेश व्यापार एवं विदेशी निवेश पर प्रतिबंध नहीं लगाया जाता तो ये उद्योग विदेशी वस्तुओं से प्रतिस्पर्धा नहीं कर पाते। वर्ष 1991 में भारत को अपनी नीतियों में परिवर्तन करना पड़ा तथा इन अवरोधकों को हटाना पड़ा, क्योंकि इसके जो पॉइंट है 1991 तक भारतीय उत्पादक विश्व के उत्पादकों से प्रतिस्पर्धा करने में सक्षम हो गए थे। अब यह महसूस किया जाने लगा कि प्रतिस्पर्धा से उत्पादकों की गुणवत्ता में सुधार ली जा सके। हम अंतर्राष्ट्रीय संगठनों का सहयोग प्राप्त करना चाहते थे। और अगला पॉइंट है अवरोधकों को हटाने से हमारे विदेश व्यापार में वृद्धि होगी, जिससे यहाँ के उत्पादकों एवं उपभोक्ताओं दोनों को लाभ होगा। नेक्स्ट है प्यारे विद्यार्थियों, प्रश्न संख्या 3, श्रम कानूनों में लचीलापन कंपनियों को कैसे मदद करेगा। उत्तर, तो इसका उत्तर लिखना है कि श्रम कानून आने से कानूनों के लचीलेपन की कंपनी अपनी मनमानी करेगी तथा श्रमिकों को कम मजदूरी पर कार्य करवाएगी एवं श्रमिक को दैनिक आधार पर रखेगी। इससे श्रमिकों का शोषण होगा किंतु कंपनियों को लाभ होगा। 2 नंबर पॉइंट है श्रम कानूनों में लचीलेपन से कंपनियों को श्रम लागत कम उठानी पड़ेगी, जिससे उनके उत्पादकों की लागत भी कम हो जाएगी। अगला पॉइंट है लागत कम होने से कंपनियों को प्राप्त होने वाले लाभ में वृद्धि होगी। और नेक्स्ट है अगला 4 नंबर प्रश्न है कि दूसरे देशों में बहुराष्ट्रीय कंपनियां किस प्रकार उत्पादन या उत्पादन पर नियंत्रण स्थापित करती हैं। तो इस प्रश्न का उत्तर है दूसरे देशों में बहुराष्ट्रीय कंपनियां विदेश व्यापार तथा विदेशी निवेश के द्वारा उत्पादन पर निम्न प्रकार नियंत्रण स्थापित करती हैं। 1 नंबर पॉइंट है बहुराष्ट्रीय कंपनियों के निवेश का सबसे आम रास्ता स्थानीय कंपनियों को खरीदना और उसके बाद उत्पादन का प्रचार करना है तथा अपार संपदा वाली बहुराष्ट्रीय कंपनियां यह कार्य आसानी से कर लेती हैं। और दूसरा नंबर पॉइंट है ये कंपनियां दूसरे देशों के साथ मिलकर संयुक्त उत्पादन भी करती हैं तथा धीरे धीरे दूसरे देश के उत्पादन पर अपना नियंत्रण स्थापित कर लेती हैं। अगला पॉइंट है बहुराष्ट्रीय कंपनियां छोटे उत्पादकों को उत्पादन का ऑर्डर देती हैं। ये कंपनियां इन वस्तुओं को अपने ब्रांड नाम से उपभोक्ताओं को बेच देती हैं। नेक्स्ट अगला 5 नंबर जो प्रश्न है, विकसित देश विकासशील देशों से उनके व्यापार और निवेश का उदारीकरण क्यों चाहते हैं। क्या आप मानते हैं कि विकासशील देशों को भी बदले में ऐसी मांग करनी चाहिए। तो इस 5 नंबर प्रश्न का उत्तर हम देखते हैं विकसित देश होते हैं जो विकसशील देशों से उनके व्यापार और निवेश का उदारीकरण चाहते हैं, क्योंकि जो इसके कुछ पॉइंट है हम देखते हैं, क्योंकि बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा वे विदेश व्यापार एवं विदेशी निवेश के माध्यम से विकासशील देशों में अपने व्यवसाय का विस्तार कर सके। और अगला पॉइंट है वे वहाँ ऊंची दर पर लाभ अर्जित कर सकते हैं। हाँ, हम मानते हैं कि विकासशील देशों को भी विकसित देशों के द्वारा लगाए गए व्यापार अवरोध को हटाने, उनके बाजार तक पहुँचने, अधिक आर्थिक सहायता की मांग करनी चाहिए। अब आगे साथियों 6 नंबर प्रश्न। इससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को लाइक तथा शेयर जरूर कीजिएगा बच्चों, ताकि हमें मोटिवेशन मिले। देखते हैं प्रश्न 6 है जो वैश्वीकरण का प्रभाव एक समान नहीं है, इस कथन की अपने शब्दों में व्याख्या कीजिए।
तो इस प्रश्न का आंसर हम देख लेते हैं। वैश्वीकरण का प्रभाव हमारे देश के सभी वर्गों पर एक समान नहीं होता है। जैसे पॉइंट है जो वैश्वीकरण से बड़े उद्योगों या उपभोक्ताओं को लाभ होता है। बड़े उद्योगों को अपना व्यापार विस्तार करने का अवसर मिलता है, जबकि उपभोक्ताओं को कम कीमत पर अधिक गुणवत्ता वाली वस्तुएं प्राप्त होती हैं। वैश्वीकरण के फलस्वरूप कई भारतीय कंपनियों की प्रतिस्पर्धा क्षमता में सुधार हुआ है तथा वे बहुराष्ट्रीय कंपनियां बन गई हैं। अगला पॉइंट है वैश्वीकरण से बहुराष्ट्रीय कंपनियों के आगमन से रोजगार के नए अवसर सृजित हुए हैं। नेक्स्ट पॉइंट है वैश्वीकरण से भारतीय कंपनियों को भी आधुनिक विदेशी तकनीकों का लाभ मिला है। अगला पॉइंट है वैश्वीकरण से छोटे उद्योगों कुटीर उद्योगों को भारी क्षति होती है, क्योंकि ये उद्योग वैश्विक प्रतिस्पर्धा का सामना नहीं कर पाते तथा बंद हो जाते हैं, अतः इसमें वे नगारा फैलती हैं। वैश्वीकरण के फलस्वरूप है जो कई बार श्रमिकों के हितों का संरक्षण नहीं हो पाता। कई बार, यहाँ पर आपको बार की जगह लिखना है, कई बार श्रमिकों के हितों का संरक्षण नहीं हो पाता, अतः स्पष्ट है कि वैश्वीकरण का प्रभाव जो है एक समान नहीं होता है। अगला है साथियों प्रश्न संख्या 7, व्यापार और निवेश नीतियों का उदारीकरण वैश्वीकरण प्रक्रिया में कैसे सहायता पहुंचाता है। तो इस 7 नंबर प्रश्न का उत्तर है वैश्वीकरण का जो है तात्पर्य या अर्थ। तो इसका आपको अर्थ लिखना है, विभिन्न देशों के मध्य आर्थिक गतिविधियों का बिना अवरोध संचालन से व्यापार एवं निवेश नीतियों के उदारीकरण से हमारा तात्पर्य आयात निर्यात पर लगे प्रतिबंधों को कम करने से है। यदि इन प्रतिबंधों को कम कर दिया जाएगा तो दो देशों के बीच आर्थिक गतिविधियां बढ़ेगी, विदेश व्यापार में वृद्धि होगी तथा विदेशी निवेश बढ़ेगा। इस प्रकार उदारीकरण के फलस्वरूप वैश्वीकरण की प्रक्रिया में तेजी आएगी, अतः उदारीकरण वैश्वीकरण की प्रक्रिया में सहायक हैं। नेक्स्ट है विद्यार्थियों, अगला प्रश्न देखते हैं। 8 नंबर जो प्रश्न है, विदेश व्यापार विभिन्न देशों के बाजारों में एकीकरण में किस प्रकार मदद करता है, उदाहरण सहित व्याख्या कीजिए। अथवा, यानी कि इसके अथवा में सेम टू सेम प्रश्न है, विदेश व्यापार विभिन्न देशों के बाजारों के एकीकरण में किस प्रकार सहायक होता है समझाइए। तो दोनों प्रश्न का जो उत्तर है एक ही आपको लिखना है। तो इसका उत्तर हम लिखते हैं कि विदेश व्यापार के माध्यम से 2 या अधिक देशों के मध्य आर्थिक गतिविधियाँ जो है अर्थात वस्तुओं का लेन देन होता है, जिससे दोनों देशों या अधिक देशों में पारस्परिक संबंध बनता है। विदेश व्यापार में वस्तुओं या सेवाओं का विश्व के विभिन्न बाजारों में आवागमन होता है, इससे विभिन्न देशों के बाजारों का एकीकरण होता है। उदाहरण के लिए भारत अफ्रीकी देशों के हीरे जवाहरात का कच्चा माल आयात करता है तथा उसे देश में निर्मित कर विकसित राष्ट्रों जैसे अमेरिका, यूरोप आदि को निर्यात करता है। इससे इन देशों के बाजारों का एकीकरण होता है। नेक्स्ट आगे विद्यार्थियों प्रश्न संख्या 9 है, जो देखते हैं हम कि वैश्वीकरण भविष्य में जारी रहेगा। क्या आप कल्पना कर सकते हैं आज से 20 वर्ष बाद विश्व कैसा होगा? अपने उत्तर का कारण दीजिए। तो यहाँ पर उत्तर देखते हैं कि वैश्वीकरण निरंतर बढ़ रहा है, विगत 2 दशकों में इसमें तीव्र वृद्धि आई है। आज से 20 वर्षों पश्चात पूरे विश्व के देशों का बाजार समान हो जाएगा तथा सभी देशों में समान वस्तुएं एवं सेवाएं उपलब्ध हो पाएगी। इसके अनेक कारण हैं, जैसे सबसे पहले कि संपूर्ण विश्व में बहुराष्ट्रीय कंपनियों का विस्तार होगा, जिससे विश्व के बाजार एक दूसरे के निकट आएंगे। और दूसरा पॉइंट है बहुराष्ट्रीय कंपनियां द्वारा विदेशी निवेश में वृद्धि होगी। अगला जो पॉइंट है कि श्रम की गतिशीलता बढ़ने से कुशल एवं अकुशल श्रमिक विश्व में फैल जाएंगे। विभिन्न देशों में लोगों का वृत्त स्तर पर आवागमन बढ़ेगा, सांस्कृतिक मूल्यों के आदान प्रदान में वृद्धि होगी तथा सभी देशों के लोगों के जीवन स्तर में वृद्धि होगी। इस प्रकार इसका आंसर आपको लिखना है। तो अगला प्रश्न है जो 10 नंबर प्रश्न है, उसको हम देख लेते हैं। साथियों वीडियो थोड़ा बड़ा हो जाएगा, लेकिन आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को पूरा देखें, आप स्किप करके नहीं देखें, क्योंकि आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आएगा। तो 10 नंबर प्रश्न है कि मान लीजिए आप 2 लोगों के तर्क करते हुए पाते हैं। एक कह रहा है कि वैश्वीकरण ने हमारे देश के विकास को क्षति पहुँचाई। दूसरा कह रहा है कि वैश्वीकरण ने भारत के विकास में सहायता दी है। इन लोगों को आप कैसे जवाब देंगे? तो यहाँ पर वैश्वीकरण के जो पक्ष और विपक्ष दोनों को अच्छे से आपको देना है, और जो हमारा जो जवाब होगा इसका उत्तर हम देखते हैं अपने जवाब के माध्यम से। तो ये दोनों लोग अपने तर्कों के आधार पर सही हो सकते हैं, क्योंकि पहला व्यक्ति इस आधार पर सही हो सकता है कि वैश्वीकरण के फलस्वरूप हमारे लघु एवं कुटीर उद्योग प्रतिस्पर्धा का सामना नहीं कर पाते, वे नष्ट हो रहे हैं तथा देश में उपभोक्तावाद को बढ़ावा मिला है। अगला जो है दूसरे व्यक्ति का तर्क है कि इस आधार पर सही हो सकता है कि देश में निवेश बढ़ता है, रोजगार में वृद्धि होती है, नई प्रौद्योगिकी आती है, उपभोक्ताओं को कम कीमत पर अधिक गुणवत्ता वाली वस्तुएं उपलब्ध होती हैं, देश का निर्यात बढ़ता है। तो ये फायदा भी है और नुकसान भी, दोनों चीज़ें हैं वैश्वीकरण के।
अगला है प्रश्न संख्या 11, जो रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। 2 दशक की तुलना के बीच अधिकतम, तो यहाँ पर जो है आपको उत्तर के रूप में लिखना है 2 दशक की तुलना में भारतीय खरीदारों के पास वस्तुओं के अधिक विकल्प हैं। यह वैश्वीकरण की प्रक्रिया से नज़दीक जुड़ा हुआ है। अनेक दूसरे देशों में उत्पादित वस्तुओं को भारत के बाजार में बेचा जा रहा है। इसका अर्थ है कि अन्य देशों के साथ व्यापार बढ़ रहा है। इससे भी आगे भारत में बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा उत्पादित ब्रांडों की बढ़ती संख्या हम बाजारों में देखते हैं। बहुराष्ट्रीय कंपनियां भारत में निवेश कर रही हैं क्योंकि यहाँ वे अधिक लाभ अर्जित कर रही हैं, जबकि बाजार में उपभोक्ताओं के लिए अधिक विकल्प उपलब्ध हैं। इसलिए बढ़ते विदेशी व्यापार और विदेशी निवेश के प्रभाव का अर्थ उत्पादकों के बीच अधिकतम प्रतिस्पर्धा है। अब अगला प्रश्न है, निम्नलिखित को सम्मिलित कीजिए। बहुराष्ट्रीय कंपनियां, इसको आपको सम्मिलित करने से संबंधित ये प्रश्न है, यानी कि मिलान करना है। तो यहाँ पर इसका उत्तर हमने मिलान संबंधित नीचे दे रखा है, यहाँ पर ये मिलान करके दे रखा है इसका उत्तर। अब क देखते हैं। क का मिलान करना है आपको। बहुराष्ट्रीय कंपनियां छोटे उत्पादकों से सस्ते दरों पर खरीदते हैं, तो इसका मिलान करना है कपड़ा, जूते, चप्पल, खेल के सामान आदि से किया जाता है, इसका मिलान इससे करना है। ख है आयात पर कर और कोटा का उपयोग व्यापार नियमन के लिए किया जाता है, व्यापार अवरोधक से मिलान करना है। ग का मिलान करना है आपको टाटा मोटर्स, इन्फोसिस, रैनबैक्सी से। और घ का मिलान करना है आईटी सेवाओं के उत्पादन प्रसार में सहायता, कॉल सेंटर से मिलान करना है। और ड है अनेक बहुराष्ट्रीय कंपनियों ने उत्पादन करने के लिए मोटर गाड़ियों से मिलान करना है। अब आगे है 13 नंबर जो प्रश्न है, सही विकल्प का चयन कीजिए। तो इसका अ देखते हैं। वैश्वीकरण के विगत 2 दशकों में द्रुत आवागमन देखा गया है। तो इस जो 13 नंबर प्रश्न के अ का जो आंसर होगा ख, 2 देशों के बीच वस्तुओं, सेवाओं और निवेशों का इस जो है सही उत्तर होगा इसमें ख, 13 का ख होगा। और इसका आ है विश्व के 2 देशों में बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा निवेश का सबसे अधिक सामान्य मार्ग है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ख, राइट उत्तर होगा ख, स्थानीय कंपनियों को खरीद लेना। नेक्स्ट है अगला ई, वैश्वीकरण ने जीवन स्तर के सुधार में सहायता पहुंचाई है। तो इसका भी जो सही उत्तर होगा ख, विकसित देशों के आम लोगों के, यहाँ पर ख राइट है। तो प्रिय साथियों, इस प्रकार हमने इस वीडियो में कक्षा 10 की जो है अर्थशास्त्र की पाठ्यपुस्तक आर्थिक विकास की समझ का पाठ संख्या 4 वैश्वीकरण और भारतीय अर्थव्यवस्था का संपूर्ण सॉल्यूशन, यानी कि जितने भी इस प्रश्न थे सभी प्रश्नों का जो है सॉल्यूशन हमने इस वीडियो के माध्यम से किया है। तो प्लीज़ साथियों, आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को लाइक तथा शेयर जरूर कीजिए, जिससे हमें मोटिवेशन मिले। और हाँ, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा, क्योंकि इस टाइप का कंटेंट हमारे चैनल के माध्यम से आपको उपलब्ध करवाया जा रहा है। तथा अगर आपको कक्षा 10 के जो इतिहास, राजनीति विज्ञान, अर्थशास्त्र सभी के जो वीडियो हैं एक साथ चाहिए, तो मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में सामाजिक विज्ञान से वहाँ से डाउनलोड करके चैनल के प्लेलिस्ट में आप अच्छे से देख सकते हैं, वहीं सभी वीडियो एक साथ मिल जाएंगे। तो प्रिय साथियों, आज का वीडियो इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट नए वीडियो के साथ में। साथियों, वीडियो देखने के लिए आपका दिल से धन्यवाद।